हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा AIB 18 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो इसके लिए आपको MCQ की प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए हम आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आते हैं। ये केवल आपके AIB 18 में नहीं, इसके अलावा आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें लॉ को पूछा जाना है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी कैंडिडेट का जो हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो नए कैंडिडेट आज इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मे द सुप्रीम कोर्ट यूज टू इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम that a person asserted to be a public officer and to remove such a person from public officer if it claim is not well founded। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए है, उसकी लीगैलिटी को जानने के लिए एक्चुअली में वो लीगली उस पद के लिए हकदार नहीं है, फिर भी वो वहां पर बैठा हुआ है, तो ऐसे में किस रिट को इशू करके उसकी लीगैलिटी को जाना जा सकता है। हिंदी में क्या इसका अर्थ है, समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक पद पर दावा करने के दावे की वैधता की जांच करने के लिए, और यदि दावा सही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक पद से हटाने के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट का उपयोग कर सकती है? तो हमारी 5 तरीके की रिट होती है। पहली हैबियस कॉर्पस, क्वा वारंटो, मेंडेमस, क्वा वारंटो, हैबियस कॉर्पस, सर्चुररी, और एक और रिट है हमारी प्रोहिबिशन रिट। आप सभी को इन सभी रिट्स के बारे में पता होगा। 5 टाइप्स की रिट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं, हमारे लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी रिट का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको पता लगाना है। और रिट फाइल करने के लिए किस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमें जाना होगा? आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226। ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट में, ये बात करता है हाई कोर्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों में से अगर कोई भी रिट, जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो ये हाई कोर्ट के पास मैक्सिमम पावर होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर होती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो फंडामेंटल राइट के अलावा अदर जनरल राइट पर भी वोलेशन होता है हमारे राइट का, तो उसमें भी हम इस तरीके से रिट फाइल करके अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। और जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 की, तो ये केवल फंडामेंटल राइट की ही बात करता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर क्वा वारंटो जो है रिट जो है इस्तेमाल की जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डज द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन? यानी कि यहाँ पर बात की गई है संसद के कानून बनाने के बारे में जो शक्ति की बात की गई है, वो किस पर्टिकुलर शेड्यूल में, किस लिस्ट के अंदर यहाँ पर बताया गया है। आपको पता चल रहा है 7 शेड्यूल हर ऑप्शन में है, लेकिन लिस्ट कौन कौन सी है वो हमें यहाँ पर पता लगाना है। वो है हमारी लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा 4th ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। Certain act that lie with an exception, such as the defendant was an unsound mind when committed, the act charged as an offense and are not treated as an offense. Who has the onus to prove that an act lie within an exception? यानी कि कोई भी ऐसा अपराध हुआ है जो अपवाद के अंतर्गत आता है। अब अपवाद के अंतर्गत आ जाता है, तो ऐसे में एक्यूज को क्या मिल जाती है? एक्सेप्शन मिल जाती है। वो उस क्राइम से बच जाता है कि मैंने इन एक्सेप्शंस के अनुसार ये क्राइम किया है, तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए दोषी नहीं हूँ। हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है, समझ लेते हैं। कुछ कार्य जो अपवाद के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि अपराध के रूप में आरोपित कार्य करते समय
प्रतिवादी विकृत दिमाग का था और उन्होंने उसका अपराध नहीं माना जाएगा। ये हमारा जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आता है। आप सभी ने जर्नल एक्सेप्शन जरूर पढ़े होंगे। यह साबित करने का दायित्व किसका है कि कोई कार्य अपवाद के अंतर्गत आता है। तो ये किसका है? जो यहाँ पर एक्सेप्शन यानी कि डिफेंडेंट यहाँ पर प्रूफ करेगा। मस्ट प्रूव द एक्यूज ऑफ एन अनसाउंड माइंड। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो गाइज मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको ये लग रहा है इसका कोई और ऑप्शन है या उसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको क्लैरिफाई कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट का वो क्वेश्चन गलत ना हो। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए पुलिस ऑफिसर इज डायरेक्टेड बाय हर सुपीरियर टू अरेस्ट बी। A's arrest B's young sister C in a mistake belief that she is actually B. Has A commit any offense? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं। इसका सही जवाब क्या होगा इन सभी ऑप्शंस में से आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हिंदी में क्या इसका अर्थ है मैं समझा देता हूं। ए एक पुलिस अधिकारी है जो उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा बी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाता है। ए ने बी की छोटी बहन सी को इस गलत धारणा से गिरफ्तार किया है कि वह वास्तव में बी ही है। तो क्या ए ने कोई अपराध किया है या वो जर्नल एक्सेप्शन में आता है? कौन सा सही जवाब है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है विद सेक्शन के साथ, ताकि और स्टूडेंट को भी और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। ए आस्क बी टू फोर्ज ए रजिस्टर्ड सेल डीड फॉर हिम एंड बी डज सो। ए मिस रिप्रेजेंट द फोर्ज सेल डीड टू बी इन ए जेन्युइन वन एंड सेल सी प्रॉपर्टी टू डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is the most correct application for the principle below। अब इसके लिए हमें इन सभी ऑप्शंस को पढ़ना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किस अपराध के लिए दोषी है या वो है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? ए एंड बी हैव बोथ कमिटेड फोर्जरी एंड शैल बी पनिश इन द लाइक मैनर। उसी तरीके से वो वहां पर दोषी होंगे, दोनों अपराधी है फोर्जरी के। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? ए हैज कमिटेड फोर्जरी and shall be punished for the same, while B shall not be punished as he does not use the forged document for any fraud purpose। ऐसा तो नहीं है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? B has committed forgery and shall be punished but A has not committed any offense। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑफेंस तो कमिट हुआ ही है, दोनों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की है। बी इज गिल्टी ऑफ फोर्जरी एंड ए इज गिल्टी ऑफ यूजिंग फोर्स डॉक्यूमेंट एज ए जेन्युइन। ए शैल ऑल्सो बी पनिश एज थ्रू ही हैड फोर्स द सेल डीड। तो कौन सा इसका सही जवाब है? हिंदी में इसको समझ लेते हैं एक बारी दोबारा से। ए बी से उसके लिए एक पंजीकृत विक्रय विलेख बनाने के लिए कहता है और बी ऐसा करता है। ए जाली विक्रय विलेख को असली के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और सी की संपत्ति को डी को बेच देता है। तो ऐसे में क्या कौन सा अपराध हुआ? यहाँ पर अपराध हुआ बी जालसाजी का दोषी है और ए जालसाजी दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करने का दोषी है। कै को भी इसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसकी विक्रय लेख में जालसाजी की हो। यानी कि दोनों का यहाँ पर अपना अपना रोल है और वो उस ऑफेंस को कमिट कर रहे हैं, उस ऑफेंस को वो कर रहे हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट में अवॉर्ड एंड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट कंफर्म बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो कौन सा इसका सही जवाब है आपको ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के जजेस के द्वारा ग्रांट की जा सकती है।
अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन ए कोर्ट पास एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर? किस परिस्थिति में किस परिस्थिति में कोई न्यायालय अंतरिम आदेश पारित कर सकता है? इसके लिए हमें इन सभी ऑप्शंस को पढ़ना होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बिफोर ए शूट हैज बीन फाइल्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पार्टी। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? आफ्टर ए शूट हैज बीन फाइल्ड बट बिफोर द फाइनल डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। थर्ड ऑप्शन है आफ्टर ए शूट हैज बीन फाइल्ड बट बिफोर इट फाइनल डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पार्टी। और फोर्थ ऑप्शन है आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ ए शूट टू प्रोटेक्ट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर पार्टी के राइट को ध्यान में रखा जाएगा और शूट शुरू होने के बाद लेकिन डिस्पोजल से पहले न्यायालय क्या कर सकती है? अंतरिम आदेश जो है पारित कर सकती है। तो कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए फाइल ए शूट अगेंस्ट बी over a contractual dispute, the court summon B a fixed date to be hear the matter. On the appointed day, A failed to appear in person. A's lawyer informed that to the court and the B opposite party that A will unable to attend the hearing. She is attend in a parent-teacher meeting at her son's school. In light of this fact, the principle below what is the correct most likely to do? यानी कि ए एक व्यक्ति है जिसने कि एक शूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, लेकिन जब डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट में वो ए व्यक्ति है जिसने शूट फाइल किया वो प्रेजेंट नहीं हुआ, उसका लॉयर प्रेजेंट हुआ, उसने इन्फॉर्म किया इस कारण से प्लेंटिफ जो है नहीं आ पाया है। तो ऐसे में कोर्ट क्या स्टेप लेगी, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द कोर्ट विल डिसमिस द शूट एज द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर इन पर्सन। सेकंड ऑप्शन है द कोर्ट विल प्रोसीड एक्स पार्टी एज द डिफेंडेंट इज नॉट अपीयर इन पर्सन। ऐसा तो वही नहीं। द कोर्ट विल प्रोसीड विद द हियरिंग एज द प्लेंटिफ हैज ए सफिशिएंट कोज टू एब्सेंस। कारण था इसलिए वो नहीं आया, लेकिन क्या प्रोसीडिंग को इस तरीके से किया जाएगा? अगला स्टेप क्या करते हैं? क्या कह रहा है? द कोर्ट विल प्रोसीड द हियरिंग, बिल्कुल सही है। एज द डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ लॉयर आर प्रेजेंट, मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है बन रहा है। हिंदी में आपको समझ आ ही गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है उसके बारे में जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट अबाउट द फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू के संबंध में बात की गई है। क्या होगा फैक्ट इन इशू, ये आपको यहाँ पर इन सभी ऑप्शन से पता लगाना है। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इंक्लूड एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस और एनी mental condition of which any person is conscious. Second option है it include any fact from either by itself or in connection with other fact, existence, non-existence, nature, extent of any right, liability or disability, asserted or denial of any suit or proceeding necessarily follow. Third option है all relevant fact from form part of the fact in issue। और फोर्थ ऑप्शन है a fact in issue must be best evidence admissible before the court of law। यानी कि यहाँ पर बात की गई है किसी भी मुद्दे के तथ्य के बारे में सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा है। रिलीवेंट फर्स्ट भी है, रिलीवेंट हमारे और ऑप्शंस भी है, लेकिन मोस्ट रिलीवेंट यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। हिंदी में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें कोई भी तथ्य शामिल है जैसा या तो सव्य या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी भी अधिकार, दायित्व या विकलांगता का अस्तित्व, गैर अस्तित्व, प्रवृत्ति
प्रकृति या फिर समिति किसी भी मुकदमे या फिर कार्रवाई में दावा या फिर इनकार किया जाना है आवश्यक रूप से अनुसरण करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। Which of the following statement is the most accurate according to the confession and the admission? तो यहाँ पर सीपीसी का क्वेश्चन है, मोस्ट एक्यूरेट वर्ड इस्तेमाल करके ये पूछा जा सकता है आपको और कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस तो ठीक होंगे लेकिन मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है ये आपको पता लगाना है, जहां पर आपका आईक्यू चेक किया जाता है। बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में। कन्फेशन आर ओनली मेड इन ए क्रिमिनल केस वेयर नो एडमिशन में बी मेड इन ए सिविल केस। सेकेंड ऑप्शन है एडमिशन आर ओनली made in a criminal case whereas confession may be in the both civil and criminal cases. Third option है all confession are admission but all admission are not confession। आपने हमेशा इस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा जब भी आपने LLB की है, अपने आपने LLM की है, तो इस स्टेटमेंट को आपने कहीं ना कहीं क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा और इसका मोस्ट एक्यूरेट यही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कन्फेशन आर मेड ओनली इन द सिविल प्रोसीडिंग। तो इसका सही जवाब कौन सा है? हमारा थर्ड ऑप्शन है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ए प्रोफेशनल एथिक डिड क्लर्क वर्सेस यूनियन स्टेट अपहेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है एन एडवोकेट मस्ट बी होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट no matter what her personal opinion is. Second option है an advocate must maintain confidentially of any communication made to him during the engagement। यानी कि जब उसकी प्रोसीडिंग चल रही है उसके दौरान कोई भी बातचीत हुई है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ऑप्शन के बारे में। An advocate can disclose information if the client make an communication in furtherance of any illegal purpose। Fourth option है an advocate has a duty to refrain from fee arrangement contingent upon the final outcome of the litigation। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से निकल कर आया है, वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। कोई भी इलीगल पर्पस के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है एज एन एडवोकेट, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, उस कम्युनिकेशन को, उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर उस चीज को छुपाना नहीं है क्लाइंट की, अगर वो इलीगल पर्पस के लिए कोई भी कम्युनिकेशन आपसे कर रहा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट इम्पोज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल ऑन पर्सन हुज विश टू टेक अप द लीगल प्रोफेशन आर। फर्स्ट ऑप्शन है दे कैन नॉट पर्सनली एंगेज इन एनी बिजनेस बट दे कैन बी ए स्लीपिंग पार्टनर इन द फर्म। सेकेंड ऑप्शन है while engaging in practice they cannot be full-time salaried employed of any person, government, firm, corporation or corner। थर्ड ऑप्शन है they cannot take up an employment without inform to the bar council of state on whose enrollment their name appear। और फोर्थ ऑप्शन है all of the above। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें देखने से पता चल जाता है एक से ज्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट, तो वो आपका ऑप्शन हो जाता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉमनली रेफर टू द कॉन्वीनियंट। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वाचा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। आमतौर पर संदर्भित अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में पार्टी का संविधात्मक दायित्व क्या है? वाचा है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में।
व्हेन एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन ए प्रॉपर्टी डिपेंडेंट अपॉन ए कंडीशन, व्हाट हैपन इफ कंडीशन बिकम इम्पॉसिबल। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस क्वेश्चन को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ रहे हैं, आपको कंफ्यूजन आ रही है, तो आप उसे इंग्लिश में रीड कीजिए ताकि आप उसे समझ सके, क्योंकि ट्रांसलेशन में जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है, इस कारण से मिस्टेक हो जाती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू बी इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू होलसम इन्वायरमेंट। यानी कि हिंदी में क्या अर्थ है, सर्वोच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया था। आर्टिकल नंबर 21 की बात हो रही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। A and B are married. A want to have a child and B deliberately and consistently refuse to fulfill her wish. In light of the principle set up below, what is the most accurate option? यानी कि A और B दोनों की शादी हो गई, A चाहता है बच्चे के लिए, लेकिन B जानबूझकर उसे मना कर रहा है, वो बच्चा नहीं करना चाहता या चाहती, जो भी है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है मोस्ट एक्यूरेट होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ए कैन बी ग्रांट डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। सेकंड ऑप्शन है बी कैन बी ग्रांट डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी एज एज रिक्वेस्ट इन अनयूजुअल। थर्ड ऑप्शन है ए कैन नॉट बी ग्रांटेड डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी as his request is unusual, and fourth option is B can be granted a divorce on the ground of cruelty as his request is a cruel। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा निकल कर आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इस आधार पर उसे जो है डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा इसका सही जवाब है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ABC Limited has a 3 director. Director X is also a legal consultant who advise all the affair of ABC Company Limited. ABC Limited. Director Y is also a chief executive officer of the ABC Limited. Z is not connected to the ABC Limited in any other way apart from the directorship, except she is also the chief executive officer of the legal customer of ABC Limited. Which of the director may be term an independent director? X, Y, Z तीनों। सेकंड ऑप्शन है X and Y, और थर्ड ऑप्शन है Y and Z, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा लास्ट ऑप्शन, नॉन ऑफ द अबव। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द लीस्ट एक्यूरेट अबाउट द आर्बिट्रल एग्रीमेंट इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। Arbitration agreement must be contemplate that the arbitral tribunal's decision will be bind on its party. Second option है the arbitration agreement must be contemplated that the arbitral tribunal will be determine the substantive right of the party. Third option है the arbitration agreement must state who is the member of arbitral ट्रिब्यूनल शैल बी। और फोर्थ ऑप्शन है द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड बी वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस पर्टिकुलर सभी ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है? मोस्ट लीस्ट एक्यूरेट पूछा गया है, मोस्ट नहीं पूछा गया है। कम से कम एक्यूरेट कौन सा है? एक्यूरेट तो सभी है, नहीं कम एक्यूरेट कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड
to set aside an arbitral award under the Arbitration and Conciliation Act 1996. फर्स्ट ऑप्शन है arbitral award conflict with the public policy. सेकेंड ऑप्शन है arbitral award fail to appreciate the evidence properly. थर्ड ऑप्शन है arbitral agreement is invalid in the eye of law. और फोर्थ ऑप्शन है arbitral award was beyond the scope of refer outline in the arbitral agreement. हिंदी में क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1961 के तहत एक मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने का अधिकार नहीं है? अब इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन। मध्यस्थता पुरस्कार साक्ष्य को ठीक से सराहना करने में विफल रहता है, इसके संबंध में ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड टू द सेटलमेंट एग्रीमेंट इन द मीडिएशन प्रोसीडिंग? फर्स्ट ऑप्शन है ए सेटलमेंट एग्रीमेंट शुड बी बैलेंस एंड रिफ्लेक्ट द बेनिफिट ऑफ ईच पार्टी। सेकेंड ऑप्शन है ए सेटलमेंट एग्रीमेंट शुड बी इन अ रिटन। थर्ड ऑप्शन है ए सेटलमेंट एग्रीमेंट शुड बी एक्सप्रेस इन ए लैंग्वेज और जजमेंट लैंग्वेज। और फोर्थ ऑप्शन है सेटलमेंट एग्रीमेंट शुड बी डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टी इन इम्प्लीमेंटिंग इट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आई होप आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले पाए हैं। मध्यस्थता कार्रवाई में निपटान समझौता यानी कि सेटलमेंट एग्रीमेंट समझौते के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होने की सबसे कम संभावना होती है? यहाँ पर भी वर्ड जो है लीस्ट यूज किया गया है, मोस्ट यूज नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एक समझौता यानी कि निपटान समझौता संतुलित होना चाहिए और प्रत्येक पक्ष को लाभ प्रतिबंधित करता है यानी कि उसे क्या करता है? उसे एक तो बैलेंस करता है, एक रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड ऑप्शन है समझौता यानी कि यहाँ पर भी ये दो बार समझौता आ गया है क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए इसमें मिस्टेक हुई है। और निपटान समझौता लिखित रूप में होना चाहिए, सेटलमेंट एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सुलह समझौते को निर्णय की भाषा में व्यक्त किया जाना चाहिए, और निर्णय की भाषा यानी कि जजमेंट लैंग्वेज की बात की गई। और फोर्थ ऑप्शन है एक समझौता यानी कि निपटान समझौते में इसे लागू करने में प्रत्येक पक्ष की जिम्मेदारी का वर्णन होना चाहिए। तो इसका जो लीस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक और न्यू वीडियो। हम डेली जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप किसी भी लॉ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सभी ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इसके अलावा कुछ और एक्ट्स भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके के आप हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं।